आप अपने एक एक वोट का ज़रूर इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपनी जमात को मजबूत करिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रौब और दबदबे को बरकरार रखिए ताकि हम पहले से ज़्यादा आवाम की खिदमत कर सकें। और इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि हल्क़े असम्बली कारवान के असम्बली सीट से या जहाँ कहीं से मजलिस के उम्मीदवार इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में आपकी दुआएं और अहले दिल की दुआओं से वोट से कामयाब होंगे, वो सिर्फ अपने इलाक़े के या अपने असम्बली की हद तक, हल्क़े की हद तक रुकन असम्बली नहीं रहेंगे, वो पूरे तेलंगाना के मज़लूम आवाम की एक आवाज़ बनकर तेलंगाना की असम्बली में इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ती आई है और लड़ते रहेगी। तो इस बात का ख्याल रखिए कि कौसर मोहिउद्दीन की कामयाबी सिर्फ हल्क़े असम्बली कारवान के अवाम की कामयाबी नहीं होगी, बल्कि आदिलाबाद के टाउन में बैठा हुआ है गरीब जो ये उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है कि अगर कौसर मोहिउद्दीन या मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होगा तो वो आदिलाबाद के भी गरीबों की आवाज़ को उठाएगा, वो सिरपुर कागज़ नगर के गरीबों की भी आवाज़ उठाएगा, वो निर्मल और भैंसा के मजलूम अवाम की इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा, वो करीमनगर टाउन के वहाँ के मसाइल और मसलों को उठाएगा। तो इस बात को आप जहन नशीन करिए। और दूसरी बात यह है कि हकीमपेट कुंटे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जो तरक्याती काम अभी चल रहे हैं, जिसमें एक काम मुकम्मल हो चुका है हकीमपेट में, जो बलकापुर नाले का डिसिल्टिंग का काम ये मुकम्मल हो चुका है 1.5 करोड़ की लागत से। आरसीसी कलवट बलकापुर नाले का 80 लाख का काम ये चल रहा है, ज़ेर दौरान है। तीसरा हकीमपेट कुंटा न्यू हकीमपेट, हकीमपेट कम्युनिटी हॉल, जया पब्लिक स्कूल, काला बंगला, सना होटल के अतराफ की गलियाँ, मोइन होटल मेन रोड, सालार ब्रिज जंक्शन इम्प्रूवमेंट, ये वीडीसीसी की रोड 6 करोड़ 70 लाख का काम ज़ेर दौरान है। फिर शेखपेट मंडल में आसरा पेंशन, हैंडीकैप, विडो, ओल्ड एज, ये हकीमपेट, मेराज कॉलोनी, जवाली कुंटा, खोली कुतुब शाह नगर, विरासत नगर में 12,000 आसरा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन और विडो पेंशन, ओल्ड एज के ज़ईफ़ लोगों का मंजूर हो चुका है। फिर रोड वाइडनिंग का काम टोली चौकी से सालार ब्रिज से सना होटल तक, एमएलए कॉलोनी तक, ये भी काम चल रहा है। बॉक्स ड्रेन हकीमपेट कौसर बेकरी में 75 लाख का काम, बॉक्स ड्रेन गवर्नमेंट स्कूल के पास 60 लाख का काम, बख्तावरगुड़ा में आरसीसी रिटेनिंग वॉल का 90 लाख के करीब का काम ये ज़ेर दौरान है। गवर्नमेंट स्कूल चौराहे जिनसी उर्दू मीडियम में नई बिल्डिंग 3 फ्लोर डाले गए, वो काम चल रहा है। और एक प्रपोज़ल है गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का, बच्चे और बच्चियों के लिए ज़मीन की शनाख्त कर ली गई है, वो भी काम इंशाल्लाह शुरू होगा। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप हकीमपेट कुंटे में, जो हमारे हकीमपेट कुंटे के जो तुलबार तालिबात हैं जो अमेरिका, लंदन या जो भी बैरूनी मुल्क यूनिवर्सिटी में 2 साल का मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं, 18 तुलबा और तालिबात को ओवरसीज़ स्कॉलरशिप मंजूर हुई है। फिर शादी मुबारक की स्कीम, कल्याण लक्ष्मी की स्कीम करीब 45 करोड़ की लागत से वो चेक दिए गए शादी मुबारक के कल्याण लक्ष्मी स्कीम के। हकीमपेट कुंटा पार्क डेवलपमेंट का 2,80,000 से वो पार्क का डेवलपमेंट हुआ है। और फिर एक NP3 पाइपलाइन लकड़ी की टाल सना होटल से बाबा होटल रोड तक 90 लाख का काम चल रहा है। फूल की दुकान मोइन होटल अपोलो हॉस्पिटल रोड बीडीसीसी का रोड का काम 1 करोड़ 10 लाख की लागत से चल रहा है। रेती बोली में जो सिद्दीक नगर बलकापुर नाले का डाइवर्जन का काम वो भी मंजूर हुआ, उसमें बड़ी मेहनत करना पड़ा, कौसर मोहिउद्दीन साहब को मिलिट्री वालों के पास जाना पड़ा, मैं भी थोड़ा बहुत उसमें लेटर लिख के दिया। तो 7 करोड़ की लागत का काम वो भी चल रहा है। और जब ये 7 करोड़ का काम बलकापुर नाला डाइवर्जन का मुकम्मल होगा तो टोली चौकी के पास जब बारिश में आप देखते एक तालाब का मंजर पेश करता है, इंशाल्लाह वो डाइवर्जन का नाले का काम जब हो जाएगा तो वो तकलीफ़ आपको नहीं होगी। तो ये मुख्तसर से तरक्याती कामों की फहरिस्त
मैं आपके सामने रखा हूं। ये हमारी जिम्मेदारी है। अज़ान हो रही। थोड़ा रास्ता दे दो आने के लिए। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि इस बल्दी हल्के में जो तरक्याती काम अभी ज़ेर दौरान है उसकी फ़हरिस्त आपके सामने रखा हूँ। मैं आपको यही बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आज आप देख रहे होंगे कि ये असम्बली के इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी के जितने इनके पार्टी के लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हैं या कर्नाटका में बैठे हैं या महाराष्ट्र में बैठे हैं, वो टूरिज़्म करने के लिए हैदराबाद पहुंचे हैं। हैदराबाद को आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई कहीं पर जाकर एक थोड़े बहुत लोगों के दरमियान में एक तकरीर कर देता है, और सब आकर चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, इनके ज़बान से एक ही लफ्ज़ निकलता है मजलिस, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी। तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि ये आपका इत्तेहाद है, ये आपकी ताकत है कि जिस पार्टी के सिर्फ 2 एमपी हैं, जिस पार्टी के 2 एमपी हैं, 7 एमएलए हैं, दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक कांग्रेस और बीजेपी तड़प रही है, परेशान हो रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैसे इनसे मुकाबला किया जाए। इनके पास कोई दलील नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोकने के लिए। इसीलिए कोई वहाँ से आता, कोई एक टुट्टा है वहाँ से आता, जो आता है आकर शुरू हो जाता। क्या शुरू होता कि मजलिस और असदुद्दीन ओवैसी। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ही की वजह से, आपके सियासी इत्तेहाद की वजह से, आप सियासी शऊर आप में बेदार हो चुका है। इसीलिए आज ये तमाम के तमाम दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, महाराष्ट्र हो या कर्नाटका हो, ये तमाम के तमाम यहाँ पर आकर मजलिस को गाली दे रहे हैं। और तनकीद से एतराज़ नहीं है, मगर मजलिस को जो गाली दे रहे हैं, मुझे यकीन है कि कारवान की आवाम, सरजमीन हैदराबाद की आवाम, दखन की गयूर आवाम यहाँ पर उनका जवाब देगी जमहूरी तरीक़े से। अब तो हद ये हो गई
कि एक बीजेपी का तेलंगाना का सदर ये कहता है कि अगर हमारा बस चलेगा तो हम पुराने शहर में बुलडोजर चला देंगे। तो कांग्रेस का कोई एक उनका यहाँ पर जो सदर है, जिसको मैंने एक बेहतरीन खूबसूरत नाम दिया है, उसका नाम है आरएसएस अन्ना। आरएसएस अन्ना ये बोलते हैं, आरएसएस अन्ना सियासत में जुम्मा 8 दिन हुआ। इनके जो सियासी उस्ताद थे उनका नाम चंद्रबाबू नायडू था, और चंद्रबाबू नायडू को मजलिस से उन्हें घस लिया था। उसके बाद आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको यहाँ से इख्तिदार से बेदखल कर दिया। तो उन्होंने जिससे वो उनका उस्ताद मजलिस से टकराया और मजलिस ने उसको शिकस्त दी, तो वो आजकल ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी। भाई साहब, शेरवानी से आपकी नफरत ये अब सब पर आया हो चुकी है, क्योंकि आपकी जिंदगी की शुरुआत आरएसएस से हुई, और आरएसएस शेरवानी छोड़ो, आरएसएस तो इस मुल्क को एक ही रंग में रंगना चाहती है। हिंदुत्वा की आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? हिंदुत्वा की आइडियोलॉजी का मतलब यह है कि इस मुल्क में जो हमा किस्म की तहजीबें हैं, जो इस मुल्क में मजहब के मानने वाले हैं, जो इस मुल्क में कई हजारों जबानें बोली जाती हैं, आरएसएस ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि इस मुल्क में इतनी जबानें रहें, इतनी तहजीबें रहें, इतने मजाहिब के मानने वाले रहें। आरएसएस यही चाहती है कि इस मुल्क को एक ही जबान में कर दिया जाए, एक ही मजहब इस मुल्क का हो और एक ही तहजीब इस मुल्क का हो। तो जब ये 3 चीजों को उनको हासिल करना है, तो आरएसएस शुरू से, अब से नहीं, बहुत पुराने 90 साल से आरएसएस हमेशा हमारे कपड़ों पर हमला करती। ये देखो, ये कुर्ता पैजामा पहन के जा रहा है, ये टोपी पहन कर जा रहा है, इसके चेहरे पर दाढ़ी है। तो ये इनकी जबान से, कांग्रेस के मौजूदा आरएसएस अन्ना की जबान से निकला, जो मुझे ताजुब नहीं है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूं आरएसएस के बारे में, और भी पढ़ रहा हूं। आप उनकी हर गुरु गोलवालकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लीजिए, वी आर नेशनहुड डिफाइंड पढ़ लीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की किताब उठाकर देख लीजिए, इनके सर संचालक के तकारीर को उठाकर देख लीजिए, अब्दुल गफूर नूरानी की किताब आरएसएस जो एक जामे किताब है वो पढ़कर देख लीजिए। इसमें यही लिखा गया है। और कांग्रेस की तारीख बता रहा हूं, 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद कलकत्ता गए थे। कलकत्ता में एक फसाद हुआ था, कलकत्ता में एक फसाद हुआ था, मौलाना हिफ्जुर रहमान भी साथ थे उनके। और आप बोलेंगे नु कहां से पढ़े? ये मुंसिफ उर्दू अखबार है, 22 अक्टूबर का उसे मजमून छपाने, तो बोलते नु कहां से ला लिए, दिमाग से बना लिए। उसमें लिखा हुआ है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जब फसाद हुआ तो नेहरू और पटेल से बोले कि क्यों जुल्म हो रहा है मुस्लिम अक़लियत के ऊपर। तो जब मौलाना आजाद पार्लियामेंट को आए तो मौलाना आजाद की शेरवानी को फाड़ दिए थे कांग्रेस वाले। तो उस जमाने से इनको शेरवानी से नफरत है। हिंदुस्तान का, भारत का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद शेरवानी पहनते थे। आप देख लो, ये नफरत उस जमाने से चली आ रही। और हिटलर भी उस वक्त के जर्मनी में जो 60 लाख यहूदियों को जो कत्ल किया था, कैसे कत्ल किया? उनके कपड़ों पर हमला किया पहले, फिर उसके बाद उनकी तहजीब पर हमला किया, उसके बाद उन पर जिस्मानी हमले शुरू हो गए। तो ये आरएसएस अन्ना हिटलर के पहले सीढ़ी पर कदम रख चुके हैं तेलंगाना में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कांग्रेस के असली चेहरे को पहचानिए। बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस आरएसएस की मां है। और हम एक नमाज के रुक चुके हैं, मैं तकरीर को जारी रखूंगा। और आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करती है। तो इन लोगों को आप पहचानिए, अपने वोट को जाय होने से बचाइए। मजलिस आपकी आवाज है। ये दोनों नहीं चाहते
कि अक़लियतों की एक सियासी मजबूत सियासी क़यादत रहे, क्योंकि कांग्रेस ये समझती है कि जिस दिन अक़लियतें अपनी सियासी क़यादत को मजबूत बनाते जाएंगे तो कांग्रेस को डर लगता है कि हमारा क्या होगा, और बीजेपी को डर ये लगता है कि ये लोग जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। तो इसीलिए दोनों एक जगह पर जमा होकर मजलिस की मुखालिफत में लगे हुए हैं। तो कोई ये बोलता, आप देख लो अब अमित शाह आएंगे और वजीर आजम आएंगे, इनके मिनिस्टर आएंगे, मजलिस का राग पढ़ेंगे, मजलिस को गाली देंगे। अब कांग्रेस के तो इनके सदर साबिक़ा सदर राहुल आए, आकर ये बोले कि मजलिस पैसे लेती है। चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लिया तुम्हारी बात को। अगर ये पैमाना है इलेक्शन लड़ने का कि तुम्हारी अहमकाना सोच में यह बात पैदा हुई राहुल, तो फिर तुम अपनी पार्टी के सदर थे 2019 के लोकसभा के इंतखाबात में। तुम 500 से ज्यादा लोकसभा की सीट लड़े, तुम 50 सीट जीते। अगर तुम्हारी सोच के मुताबिक अगर मैं ये कह दूं कि तुमने कितने पैसे लिए मोदी के साथ, तुमने कितने पैसे लिए मोदी से बताओ। आप अमेठी का इलेक्शन हार गए स्मृति ईरानी के, मोहतरमा स्मृति ईरानी के खिलाफ, तो आपने कितने पैसे लिए। वायनाड क्यों जीते? क्योंकि वहां पर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30% से ज्यादा मुस्लिम अक़लियत के वोट है और मुस्लिम लीग की वजह से जीते। तो ये इनका ये चेहरा है, और आकर इल्जाम पे इल्जाम लगाते। मकसद एक ही है कि सरजमीन दखन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे बुजुर्गों ने 65 साल की कुर्बानी और मेहनत की बुनियाद पर आज जमात को एक मुकाम दिलाया। और इन दोनों को नफरत है, बीजेपी को, कांग्रेस को। ये कौन है जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर मजलूमों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहा है? ये कौन है जो दलित और मुस्लिम अक़लियत की इत्तेहाद की बात कर रहा है? ये आखिर होता कौन है कि भरी पार्लियामेंट में खड़े होकर CAA के कानून को फाड़ता है, और अब उस कानून को फाड़कर उसने पूरे मुल्क को एक पैगाम दिया कि यह कानून गलत है। बीजेपी को तकलीफ इस बात की है कि आखिर ये कौन है जिसके 2 MP हैं जो 3-3 मरतबा ट्रिपल तलाक के कानून को दलीलों के साथ उसकी धज्जियां उड़ा दिए। कांग्रेस और बीजेपी को हमने एक्सपोज कर दिया कि UAPA का कानून बनाया गया, और उस कानून के तहत इस मुल्क की जेलों में सबसे ज्यादा अगर है मुस्लिम नौजवान और दलित हैं, जो 3-3, 4-4 साल से उनको बेल नहीं हो रही। मजलिस ने उनको बता दिया कि तुमने कानून बनाया। तो इनको नफरत इस बात की है, अरे तुम लोग दोनों मिलकर बर्बाद हमको कर रहे हो। और अगर हैदराबाद की आवाम ने मुझे यह मौका दिया कि मैं गरीब और मजलूमों की आवाज उठाऊं, तो इनको पसंद नहीं आता। जब उत्तर प्रदेश में 2 मुल्जिमों को हथकड़ियों के साथ कोर्ट में लाया गया और अवाम कैमरों के सामने उनको कत्ल कर दिया गया, कोई नहीं बोला। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी उसकी मजम्मत किया, तो इनको तकलीफ हो गई कि आखिर कौन है ये। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, किसी की जबान नहीं खुल रही थी। मैंने कानून के दायरे में रहकर बाबरी मस्जिद के फैसले को कहा यह गलत फैसला है। बताओ, इसीलिए इनको तकलीफ महसूस होती है। और आज आप देखते हैं कि कांग्रेस आज हमको गाली देती है। मध्य प्रदेश में तो इलेक्शन हो गया, वहां का उनका कमलनाथ ये कहता है कि राजीव गांधी राम मंदिर की तामीर का जिम्मेदार है। आज ये बड़े दुम चल्ले कांग्रेस के, जिनका कोई वजूद नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे तुम्हारा कमलनाथ कह रहा है कि ताले खोले गए। बताओ आप कि ताले कैसे खोले गए, मालूम आपको? अगर आप जज है, मैं आपको जज बनाता हूं, तो जज साहब का काम क्या है? दोनों को सुनना ना। जज साहब क्या किए कि बगैर मुस्लिम साइड को सुने। 1986 में, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था। आप लोग तवज्जो से सुन रहे ना, जब मुंडी हिलाओ यूं करो। हाँ, तो जज साहब जो है दोनों साइड को बगैर सुने
एक साइड को सुन लिए। अब आपका मुकदमा आप दौड़े रहे, जज साहब मैं भी हूं बोले नहीं होगा बस। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, 5 मिनट में जज साहब जो 26 पेज का ऑर्डर दे दिए, ताले खोलो। 5 मिनट में, कोई कंप्यूटर नहीं 86 में। और बाद में जज साहब अपनी किताब में लिखे, मैं जजमेंट इसलिए दिया, मैं 2 दिन से मेरे घर पे काला बंदर आके बैठ रहा था, मैं समझा प्रभु से इशारा हो गया। नहीं आप हंस रहे, लिखे उन्होंने 2 दिन मैं कोर्ट की दीवार पर देख रहा था, काला बंदर आकर बैठ रहा, मेरे को ही घूर के देख रहा उन्हें, मैं समझा इशारा हो गया, इसलिए मैं जजमेंट दे दिया। आप बताओ क्या मजाक है ये? बताइए आप कैसे हमको धोखा दिया गया। तो इसीलिए हम तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मैं ये अपील करूंगा कि आप अकेले जनवरी में मत जाइए। 6 दिसंबर अगर नहीं होता तो क्या फैसला आता कोर्ट का, बताओ कांग्रेसियों बीजेपी वालों। मोदी जी जब आप जाएंगे थोड़ा दिल बड़ा करो, राहुल को भी आपका भाई है, उसको भी साथ लेके जाओ आप, क्योंकि ये काम उनके बाबा ने शुरू किया था, मस्जिद को छीनने का, आप उनको भी लेके जाओ। अब कांग्रेस वालों जवाब दो बीजेपी वालों, क्या असदुद्दीन ओवैसी सच्चाई को बयान कर रहा है या नहीं कर रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी वजह से नफरत की जाती है, इसी वजह से हम पे रकेक हमले किए जाते हैं। अरे बोले उत्तर प्रदेश लड़े, अरे तुम 402 सीट लड़े ना उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के असेंबली में 402 हैं, कितने जीते इन्होंने? 1। बीजेपी कितने जीती? को 250 एमपी उनके आए। मैं जिम्मेदार हूं, 400 तुम लड़े। बिहार में हम 19 लड़े, 5 एमएलए जीते, मेरे 4 एमएलए उसको खरीद लिए। और ऐसे बेजमीर बेईमान निकले, कोई 50 लाख में बिक गया, कोई 80 लाख में बिक गया। और एक तो 80 लाख रुपए लेके ये जो क्रिकेटर है ना, अब लड़ रहा जुबली हिल से, उसको दुबई लिख जाके बिरयानी की दुकान खोला। मैं बोला ये तो हैदराबाद की मशहूर कहावत है कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा हो रही। मेहनत मैं और माजिद और तमाम लोग किए, 4 साल हम लोग गए सीमांचल को, मेहनत किए, वहां की आवाम ने एतमाद किया। अख्तरुल ईमान की क़यादत में 5 एमएलए जीते, 4 को ये खरीद लिए। एक बिरयानी की दुकान खोला, एक क्या की कर लिया, खैर कोई बात नहीं, फिर जाऊंगा सीमांचल को। वो 5 ये 4 गद्दार जो धोखा दिए, इंशाअल्लाह ताला सीमांचल की आवाम इनको गद्दार करार देगी, मीर जाफर मीर सादिक करार देगी, फिर मजलिस के एमएलए जीतेंगे। मैं पीछे हटने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, मैं लड़ूंगा जाकर। और पहला काम होगा सीमांचल से, किशनगंज से इंशाअल्लाह मजलिस का एमपी इलेक्शन लड़ेगा। और राहुल जो बोल रहे हैं ना कि हम पैसे लिए फुला लिए, राहुल गांधी तुम अमेठी लड़ो ना, मैं आता हूं, वहां पे शेरवानी आती। आरएसएस सन्ना देखो, शेरवानी अमेठी गए तो क्या करते। अगर अमेठी से डर हो रहा तो हैदराबाद में आ जाओ प्यारे, मैं तैयार खड़ा हूं, आओ मुकाबला करो। तुमको मालूम हो जाएगा, यहां की आवाम बता देगी तुमको मंजलिस क्या होती है। बहरहाल ये बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों एक होकर मंजलिस पर हमला कर रहे हैं, मंजलिस की कामयाबी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मंजलिस कामयाब होगी, आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत की बिना पर। और अल्लाह हम पर हमेशा करम करता रहा, अल्लाह करम करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मैं बीजेपी वालों को बोल रहा हूं, ये बार बार इस तरह की हिमाकत मत करो। एक निकाहनामा बनाए, निकाहनामा बना के उसमें केसीआर की फोटो डाले, राहुल की फोटो डाले और खाजी मेरे को बना दिए। अरे कोई सोच के रखना था। यहाँ क्या बोलते अपने पास, मियाँ इन लोगों को छेड़ना नहीं,
इन्हों छेड़े तो छोड़ते नहीं। निकाहनामा बना के असदुद्दीन ओवैसी को काजी बनाए, मीडिया वाले दूसरे दिन भाग के आए, जरा कुछ बोलो ना। मैं ठहरो आराम से, इसका जवाब तकरीर शाम में देता हूँ। उसका जवाब यही है, भाई साहब आप मेरे को काजी बनाए, मामू तो शादीशुदा है ना, उनका बेटा KTR है, बेटी वो कविता निजामाबाद में है। अब जिसके पास जो नहीं है उनका क्या करना काजी साहब, आप मेरे को काजी बनाए ना। नहीं, वो जरूरत, अब निकाह की जरूरत नहीं है। नहीं सुनो, आप जो हमारी भाभी दूर है दिल्ली लाना उसको, है ना भाई। काजी साहब का काम ये भी होता ना, उन्होंने है लालो प्यारे, अकेले कब तक गुजारते। अब इन्हों अकेले है, इनके गले में भी रस्सी डालना, तो दोनों अकेले है। और जो दिल में आया उन्होंने बोले 15 लाख अकाउंट में आते, मट्ठी 15 पैसे नहीं आए। मोदी जी बोले भाइयों बहनों हर साल 2 करोड़ नौकरी, कुछ भी नहीं आए। अब इन्हों बोल रहे जितना मामू के पास पैसा मैं लेके देता हूं, उन्होंने 15 लाख नहीं दिए, वजीर आजम बन के तुम तेलंगाना से निकालते। बहरहाल वो एक अकबर साहब के असेंबली की एक तकरीर का जोक याद आया मेरे को। तो वो 2 लोग थे, फेंकने के माहिर थे, खूब फेंकते थे कहते। तो एक जना बोला ये दिख रहे नहीं, हमारी यहां से लेके वहां तक, जहां तक वो क्या है हमारे दादा की जमीन है, वैसे कुछ जोक था, ऐसी वहां तक है। तो उन्हें दूसरा बोला कि नहीं बंबू है हमारे पास, ये जो बंबू इतना ऊंचा है वहां तक हमारी जमीन है। तो दूसरा बोला ये क्या करते, बोला हमारे पास बंबू जो है नहीं। उन्होंने क्या बोले, बंबू से हम तारे, हमारे दादा का दिल ने लगा तो तारे हटा लेके देखते। तो दूसरे से पूछे तुम्हारी जमीन कहां तक है, बोले तुम जहां बंबू रखते हो जमीन मेरी है पूरी। माने हर चीज इन्हू वो ऐसा बोले जा रहे। इलेक्शन का सीजन है, करते कराते कुछ भी नहीं। कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग कुछ नहीं कर सकते, मगर सिर्फ मजलिस पर हमला करना, मजलिस के ऊपर तनकीद करो। अरे भाई साहब, हम ये बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला कर चुके हैं। नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर किरण कुमार रेड्डी तक मजलिस ने हर चीफ मिनिस्टर का मुकाबला किया। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने तूफानों में इस चिराग को जला कर रखा है। अल्लाह का करम है कि बातिलों के तूफान में हमने इस चिराग को जला कर रखा है। और जालिमों समझो, इस चिराग में तेल नहीं है, इस चिराग में हमारा खून है, हमारे आंसुओं से चिराग जलता है, हमारे इत्तेहाद से चिराग जलता है, हमारी तड़प से चिराग जलता है, हमारी मेहनत से चिराग जलता है। तुम अगर ये समझोगे कि तुम्हारे झूठे इल्जामात या तुम्हारी बकवास से चिराग कुछ होगा, अरे तुम जितना झूठ बोलोगे इस चिराग की रोशनी और बढ़ेगी। ये चिराग जिसको हमारे बुजुर्गों ने पुलिस एक्शन के बाद रोशन किया, अब इस चिराग की रोशनी बिहार, उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मजलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी मुल्क के कोने कोने में। ये हमारी उन कामयाबियों को रोकने के लिए हर आदमी यहाँ पर हैदराबाद को आ रहा है। तो आप फिक्र मत करिए, जो बोलते सुनिए। 28 तारीख तक एंटरटेनमेंट होने वाला है। 28 तारीख तक एक कॉमेडी शो होगा। इन्हों आएंगे कुछ बोलेंगे, उन्हों आएंगे कुछ बोलेंगे, मगर बहरहाल जिक्र तो दूल्हे भाई का होगा और किसी का नहीं होगा। जिक्र किसी का नहीं होगा, जिक्र सिर्फ मंजलिस का होगा। मंजलिस ये, मंजलिस वो। ये भी अल्लाह का करम है कि जिसके 2 MP हैं, 7 MLA हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां आकर सिर्फ मंजलिस का नाम ले रही हैं। इससे बड़ा करम अल्लाह का और क्या हो सकता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कारवान से एक भारी अक्सरियत से जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब को और मंजलिस को कामयाब करिए। मेरी बुजुर्गों से अपील है कि आप सुबह सुबह अपने घर से रवाना होइए और पूरे खानदान एक साथ जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी मजलिस के रुफ़क़ाओं से भी अपील है कि पहले अपना वोट डालिए, उसके बाद अपनी पोलिंग को बढ़ाइए। होता क्या है कि हम लोग अपना वोट नहीं डालते,
उसके बाद 5 बज जाते हैं। तो बहरहाल आपको कोशिश करना है। मजलिस आप देखिए, मजलिस के उम्मीदवारों को कौसर मोहिउद्दीन रुकने बल्दिया MLA हैं 2 बार के, मुबीन साहब बहादुरपुरा के उम्मीदवार हैं, कॉरपोरेटर थे, माजिद हुसैन 2 मरतबा का कॉरपोरेटर, 3 साल मेयर था, MLA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जुल्फ़िकार साहब 2 मरतबा के कॉरपोरेटर हैदराबाद के मेयर थे, उनको मजलिस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अहमद पाशा खादरी मुमताज़ खान साहब कॉरपोरेटर थे, MLA बने। तो हमारे पास यही है कि लोग आगे बढ़ें, अवाम की खिदमत करें। मजलिस वो वाहिद पार्टी है, वाहिद पार्टी है जो टिकट अगर अपने लोगों को देती तो उनसे पैसे भी नहीं लेती, पैसे भी नहीं लेती। आप पूछ लो कौसर से, किसी से पूछ लो, मैं सिर्फ यही बोलता हूं कि टिकट हम दे रहे हैं, इलेक्शन आपको लड़ना है, हम पूरी मेहनत करेंगे। आपको मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जीतने के बाद उस अवाम के दरमियान में रहो। उस अवाम जो तुमको भरोसा कर कर धूप में खड़े होकर भूखे रहकर वोट डालते, उनकी इस कुर्बानी को समझो। और 5 साल आपको काम करना पड़ेगा। अपने असेंबली हलके को एक मिसाली हलका बनाओ। कहीं जुल्म होता तो जालिम का पीछा करो, मजलूम को इंसाफ दिलाओ। अगर कोई रोता हुआ आता है तो कुछ नहीं कर सके तो कम से कम उसको तसल्ली दो। अगर कोई खुश होके आता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। जब काम करना है तो ये मत देखो कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन दलित है। ये सब आपके वोटर हैं। हमको उनके खादिम के तौर पर काम करना है। ये मिजाज हमको हमारे कायद सालार ने दिया और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के तमाम जिम्मेदारान उसी स्पिरिट के साथ, उसी जज्बे के साथ जो हमने अपने कायद के पैरों के पास बैठकर सियासत सीखी, उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।